हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल। हम लोग बात कर रहे थे हमारे जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि मैंने आपको बुक में से करवा दिया। अब उसको थोड़े से नोट्स के साथ फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रह गया तो मतलब रह गया। ठीक है, तो देखो जी, हमने पढ़ लिया जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ना। तो कोई चीज जेनेटिक मटेरियल है उसकी हमने पढ़ी थी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे स्टार्टिंग में। क्या क्या बेटा, कि सबसे पहले तो ये हर एक सेल, अगर हमारे अंदर 10,000 करोड़ सेल है तो उन 10,000 करोड़ सेल, हर एक सेल के अंदर डीएनए रहेगा। सिर्फ जर्म सेल्स में नहीं, टेस्टिस और ओवरी की सेल में नहीं, हमारी हर एक सोमैटिक सेल में रहता है। काफी वेरिड है, वैरायटी इसकी बहुत बड़ी है। ठीक है, और ये अपनी इक्वल कॉपी अपनी डॉटर सेल को देता है। एक सेल ने, अगर एक सेल डिवाइड होती रही और उसने अपनी 10,000 कॉपी बनाई तो उन 10,000 कॉपी में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए मिलेगा। पेरेंट सेल में अगर 2 ग्राम डीएनए है तो उन 10,000 में कितना मिलेगा? 2 ग्राम ही। और इट डेवलप द म्यूटेशन हमारे जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में आई थी ना, सडन इनहेरिटेबल चेंज। सडनली भाई मान लो बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन बच्चे आ रहे हैं, और अचानक में जब उनके डीएनए में कोई चेंज आया उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटेशन, है ना। तो जब हम बात करेंगे डीएनए की, डीएनए को हम कहाँ कहाँ देखते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। ये काफी सिंपल सा है लेकिन फिर भी करवा रही हूं ताकि हमें पता रहे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है? सर्कुलर होता है और नेक्ड होता है। नेक्ड का क्या मतलब है? सेल है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम और उस क्रोमोजोम में डीएनए, लेकिन उस क्रोमोजोम में उन डीएनए को बांधने के लिए रहती हैं हिस्टोन प्रोटीन। अभी बता देती हूँ, ये चीज आगे भी आएगी। हमारा डीएनए होता है एसिडिक। ठीक है, कैसा होता है? एसिडिक। हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं बेसिक। भाई एसिड को बेस ही तो क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है ना बेटा। तो देखो, नेक्ड, नेक्ड का मतलब ना न्यूक्लियस, ना क्रोमोजोम, ना हिस्टोन प्रोटीन्स, और उसकी शेप होती है सर्कुलर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में कैसा होता है? उसका लीनियर शेप होती है। न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोजोम्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स उसको क्या रखती है? बाइंड रखती है। क्लियर? चलो जी, अब आ जाओ इसकी क्वांटिटी पे। जब हम बात करेंगे बेटा डीएनए की, जो अमाउंट, डीएनए का जो कंटेंट होता है एक स्पीसीज की हर सेल में कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ह्यूमन बीइंग के अंदर 15 ग्राम डीएनए है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ह्यूमन बीइंग में 15 ग्राम डीएनए है। तो आप किसी भी ह्यूमन के पास चले जाओ, हर ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है, हर ह्यूमन की बॉडी में आपको कितना ग्राम डीएनए मिलेगा? 15 ग्राम। कंटेंट इज डबल बिफोर सेल डिवीजन। जब एक सेल डिवाइड करती है तो वो अपनी डॉटर कॉपी बनाती है। तो बेटा वो जब खुद के पास ही नहीं रखेगी तो डॉटर के पास क्या भेजेगी? तो सबसे पहले वो डबल होएगा और डबल होके फिर वो भेजता है। कैसे? कि भाई मान लो इसको 2 सेल्स बनानी है, ये डीएनए है, तो ये पहले क्या करेगा? इस तरह, तभी तो एक एक कॉपी को ये क्या कर सकता है? वहां पर भेज सकता है। तो जब भी सेल डिवाइड करती है डीएनए क्या करता है बेटा? डबल होता है। लेकिन गैमेट्स में, वो तो हम सब जानते हैं, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ भी चुके कि गैमेट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो हो जाता है हाफ, है ना। कि जो हमारे 46 क्रोमोजोम होते हैं वो कितने हो जाते हैं? 23 बन जाते हैं। चलो अब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के ऊपर, कि जब हमने इसकी डिस्कवरी वगैरह को स्टार्ट किया था तो बेटा जब मेंडल ने इनको टर्म दी थी जीन्स को, मेंडेलियन फैक्टर, कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं जानता था कि एक्चुअल में ये फैक्टर होते क्या हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, कैसा इनका कैरेक्टर होता है, क्या इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, मेंडल ने 1856 में अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, 64 तक करता रहा, लगभग 7 साल। 65 के अंदर उसने अपने एक्सपेरिमेंट बताए और बताया कि हेरिडेटरी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी कोई भी उनकी कंपोजिशन नहीं जानता था, किसी को पता ही नहीं था न्यूक्लिक एसिड्स क्या होती हैं। ये क्रेडिट गया फ्रेडरिक मिशर साइंटिस्ट को, ठीक है। 1869 में पस सेल्स, पस जानते हो क्या होती है? WBC तो जानते हो ना, जो डेड WBC, अब पस का मतलब होता है मवाद। जैसे हमारे कई बार चोट लग जाती है, वो एक फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है जिसको आप मवाद बोलते हो। बेटा जब डेड सेल भी मरती हैं तो उनके अंदर ऐसा फ्लूइड से एक्यूमुलेट हो जाता है और उनको हम बोलते हैं पस सेल, PUS। फ्रेडरिक मिशर ने पस सेल से न्यूक्लिक एसिड्स को निकाल लिया था, एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन बेचारा पता नहीं था कि न्यूक्लिक एसिड है। उसने उनको नाम दिया न्यूक्लिन। क्लियर? क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। खोज निकाला, लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि तूने कितना बड़ा काम कर दिया। तो पहला क्वेश्चन आपके मेडिकल एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, DNA को सबसे पहले न्यूक्लिन नाम किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने। चलो जी, दूसरा आया उससे थोड़ा सा समझदार, हर्टविग। उसने बताया कि न्यूक्लिन ही है जो कि हेरिडेटरी कैरेक्टर को लेके जाती है। पागल, नाम नहीं दिया तब भी। अल्टमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर फिशर, उसने कहा कि जो ये न्यूक्लिन होती है ये एसिडिक नेचर है। कैसा नेचर है इनका? एसिडिक नेचर है। और तब इसने उन न्यूक्लिन को नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिन नाम किसने दिया? फ्रेडरिक मिशर ने। और न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? अल्टमैन ने। फिशर ने, एक साइंटिस्ट आया, उसने डिस्कवर किया कि DNA के अंदर कुछ नाइट्रोजन के बेस पेयर्स होते हैं। क्या? DNA के अंदर कुछ ऐसे बेस पेयर्स होते हैं जो जिनमें नाइट्रोजन है, और उनका नाम था प्यूरिन और पिरामिडिन, ठीक है। तो बेटा विल्किन और फ्रैंकलिन ने, ठीक है, विल्किन और फ्रैंकलिन ने DNA की एक्सरे फोटोग्राफ तैयार की। क्या? उन्होंने विल्किन और फ्रैंकलिन, ध्यान से सुनना नाम, दे प्रिपेयर्ड द एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ DNA। एक्सरे हम सब जानते हैं, कई बार हड्डियों में लग जाती है ना, चोट लगी, डॉक्टर हमें एक्सरे के लिए बोलता है। तो एक्सरे देख रखी है किसी की, है ना, जिसमें रिपोर्ट आती है कि भाई कहाँ से ब्रेक है, कहाँ से नहीं है। तो सेम केस इन्होंने किया, DNA का हो गया। और इनकी उस एक्सरे फोटोग्राफी ने हेल्प की वॉटसन और क्रिक की। ये भी बड़े शाणे थे, इनको पता चल गया किसने क्या क्या कर रखा है। इन्होंने क्या किया? इसी एक्सरे को स्टडी किया और तब दे गेव द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द DNA। इन्होंने तो सिर्फ फोटोग्राफ तैयार की थी, लेकिन उसको एक्यूरेटली जो बताया, एक्यूरेटली कि एक्चुअल में DNA ऐसा ऐसा होता है, एक्सप्लेन जिसने किया, देखो कितनी बड़ी बात है ना। एक्सप्लेन जिसने किया उनका क्या नाम था? वॉटसन एंड द क्रिक। ठीक है, आ गया समझ में? चलो जी, तो अब डिस्कवरी के बाद हम बात करते हैं DNA की लेंथ की। इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इतने बड़े नाम से डरना मत। डीऑक्सी DNA से आया, राइबोज सुगर, पेंटोज 5 कार्बन, और न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? अब आगे करवाने जा रही हूँ। पॉलीमर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो होता है पॉलीमर। ठीक है। लेंथ डिपेंड, बेटा हमारा DNA कितना लंबा होएगा वो डिपेंड करता है कितने न्यूक्लियोटाइड है उसके पास, समझे। DNA 10 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, 150 मीटर है, वो उसके ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोटाइड। भाई जितने न्यूक्लियोटाइड उतने वो क्या होएगी, उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है। और लेंथ ही एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
जैसे ह्यूमन का जो डीएनए की लेंथ है वो डिफाइंड है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन की, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, अगर हम ह्यूमन की हमारी बात करें तो हमारे हैप्लॉइड सेट में, ठीक है 3.3 10⁻⁹ बेस पेयर, इतने न्यूक्लियोटाइड है, समझ गए। तो हैप्लॉइड में तो सोचो डिप्लॉइड में इसका डबल, तो इसका क्या मतलब हुआ, हर एक स्पीसीज का कांस्टेंट रहता है कि कितने बेस पेयर। जैसे देखो बैक्टीरियोफेज है ना, वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, उनके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है 5386। ई कोलाई सारे जानते हो, ई कोलाई की बॉडी में, लेकिन ये डिप्लॉइड है, मैंने हमारा हैप्लॉइड का एग्जांपल दिया है, और ई कोलाई की बॉडी में रहते हैं 4.6 10⁻⁶ बेस पेयर। क्लियर बेटा। चलो जी, अब आ जाओ डीएनए की स्ट्रक्चर पे। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वर्कड आउट बाय जेम्स वॉटसन। क्या नाम था इनका पूरा, वॉटसन और क्रिक का, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953। काम बहुतों ने किया, लेकिन उस टिपिकल वर्क को सिंपल करके जो हमारे सामने रखने का क्रेडिट जाता है वो जाता है वॉटसन और क्रिक को। तो जो वॉटसन और क्रिक थे उनका डबल हेलिक्स जो मॉडल था, किसने हेल्प की, ठीक है। इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया, लेकिन ये नहीं है कि खुद से ही दिया, नहीं बेटा, दो लोग थे, दो चीजें थी जिनके बेस पे इन्होंने अपना वो मॉडल तैयार किया। एक साइंटिस्ट था शरगाफ, मोस्ट इंपोर्टेंट, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है और बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में भी पूछा जाता है, शरगाफ का रूल। क्योंकि इनके डबल हेलिकल मॉडल से पहले शरगाफ ने भी अपना रूल दिया था, और विल्किन ने उसकी एक्सरे फोटोग्राफी तैयार की थी ना डीएनए की। तो बेटा इन दोनों के बेस पे इन्होंने शरगाफ के जो रूल्स थे उनको पढ़ा, उनको स्टडी किया, और जो एक्सरे फोटोग्राफी तैयार की गई थी उसको स्टडी किया, और उसके बेस पे अपना डबल हेलिक्स मॉडल दिया। समझे इस चीज को, डबल हेलिक्स मॉडल दिया। लेकिन डबल हेलिक्स मॉडल में दो चीजों ने इनकी हेल्प की थी, शरगाफ के रूल ने, विल्किन और फ्रैंकलिन की एक्सरे फोटोग्राफी ने, ठीक है। चलो आ जाओ। तो देखो जो जिस डीएनए के ऊपर हम इतना करने के लग रहे हैं, एक्चुअल में डीएनए क्या होता है वो पहले जब तक नहीं पता रहेगा तब तक ये टर्म्स कंफ्यूज करती रहेंगी, है ना। 11th का पोर्शन थोड़ा सा करवाती हूँ। डीएनए जो रहता है वो 3 चीजों से मिलके बनता है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, PO4, पेंटोस शुगर, ये जो, तो देखो इस पे 5 कार्बन रहेंगे, 1 2 3 4 5, क्लियर। और जो तीसरी चीज रहती है डीएनए में वो रहते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर, क्लियर बेटा। अब जो नाइट्रोजन बेस पेयर है वो 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन 9 मेंबर रिंग है, कितनी मेंबर रिंग है, 9। कैसे, ये देखो, एक तो हेक्सागोनल रहती है, एक इसके साथ पेंटागोनल जुड़ी रहती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई ना 9 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्यूरिन, ये डायग्राम, ये होती है 6 मेंबर रिंग। सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है ऐसा, 1 2 3 4 5 और 6। प्यूरिन है 2, एडेनाइन और गुआनाइन, ठीक है। प्यूरिन है 2, एडेनाइन और गुआनाइन, और पिरामिडिन है 3 टाइप की, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए तो ये दोनों तो रहेंगी, साइटोसिन और थाइमिन रहेगा। लेकिन अगर किसी में आरएनए है तो सिर्फ एक चीज चेंज होती है, +1 में बताया था कि थाइमिन की जगह वहां पर क्या रहेगा आरएनए में, यूरेसिल। बाकी सारी चीजें क्या रहती है, सेम, ठीक है। तो अब शरगाफ के रूल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।